क्या आपको पता है एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? क्या ये आपको पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता था। चलो आज इसे जानते हैं, बट इससे पहले सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो कर देना कि मैं आगे से आपको ये चीज़ प्रदान कर सकूं और आप मुझसे ये ज्ञान ग्रहण कर सकें। ठीक है, ये होगा आपका यूनिट 1 विच इज़ रेफर्ड एज एंटरप्रेन्योर। और इसमें जो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर और बेसिक आइडिया कि व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, evolution of concept of entrepreneur, characteristics of entrepreneur, types of entrepreneur and problem faced by entrepreneur especially in the terms of women. Okay, तो ये रहेगा part 1. We'll try covering 3 things in it: the definition, evolution and characteristics of entrepreneurs. Types and problem faced by women we'll try कि we cover it up in upcoming lectures. So stay tuned, loved ones, and let's deal with the very first topic, which is definition of entrepreneur. So entrepreneur से आप क्या समझते हैं? इससे पहले हम समझते हैं कि entrepreneur शब्द कहाँ से आया है. The word entrepreneur is derived from French word. ये एक French word है. So basically it is a French word जो है entreprendre. ठीक है, ये फ्रेंच मतलब फ्रेंच लैंग्वेज से हमने इस वर्ड को लिया है. इसका मतलब होता है टू अंडरटेक. ठीक है, अंडरटेक मतलब हम लोग इन शॉर्ट समझ सकते हैं वो कोई एक नया चीज़ अपने अंदर इन्वॉल्व कर रहा है, कोई नया बिजनेस अपने अंदर स्टार्ट कर रहा है, कोई नया सेटअप कर रहा है कोई चीज़ का, वो भी अपने अंडर में. ठीक है, दस एंटरप्रेन्योर इज़ द पर्सन हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस. एज ऑलरेडी सेड, एंटरप्रेन्योर एक इंसान होता है जो नया बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क या नया एंटरप्राइज स्टार्ट करने का रिस्क खुद से लेता है. और ये जो प्रोसेस वो एंटरप्रेन्योर कर रहा है, हम इसे एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. तो व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर? तो इसको हम लोग डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस. तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक इंसान होता है, एक अकेला इंसान होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है. ठीक है, जो ज़्यादातर रिस्क अपने कंधों पर खुद उठाता है, और जब वो रिस्क उठा रहा है तो वही तो प्रॉफिट लेगा ना. ये नहीं कि मैंने रिस्क उठाया है कुछ स्टार्ट करने के लिए नया बिजनेस का कि नुकसान होगा तो मेरा और मैं प्रॉफिट सबके बीच में बांट दूँ, अपने वर्कर्स के बीच में बांट दूँ, मैं जिसे नहीं जानती हूँ मैं उसके साथ बांट दूँ. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन, an individual who creates a new business bearing all the risk and enjoying most of the rewards. ठीक है, ये जो प्रोसेस है सेटअप करने का एक बिजनेस को, इसी बिजनेस को सेटअप करने के प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, शुभम स्टार्टेड अ बिजनेस समथिंग न्यू. जैसे अभी बहुत सारा ट्रेंड में चला है ना, जिसमें आप रेजन्स डाल के फ़ोटोज़ रखते हो. दिस इज़ अ बिज़नेस. इमेजिन शुभम स्टार्टेड दिस बिजनेस टेकिंग ऑल हिज रिस्क. वो अपने कैपिटल्स में पैसे इन्वेस्ट किया है, अगर नुकसान हुआ तो शुभम का ही होगा ना. आप तो नहीं शुभम को जाके पैसे दोगे कि चल भाई तुम्हारा नुकसान हो गया, मैं तुझे जानता नहीं हूँ फिर भी तुम मुझसे 3,000 रुपया ले ले. ऐसा तो नहीं होगा. तो जब वो शुभम अपना रिस्क बियर कर रहा है तो प्रॉफिट भी शुभम खुद ही बियर करेगा. और ये जो प्रोसेस शुभम अंडरटेक कर रहा है एक नया बिजनेस को फील्ड में लाने के लिए और कंपटीशन फेस करने का, इसी प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं. ठीक है, once again I repeat the definition. An entrepreneur is a individual who creates new business, undertake most of the risk and is actual holder of most of the profit. ठीक है, और अब आपको एग्ज़ाम में मानो लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन, तो आप सबसे अच्छे वर्ड्स में लिख सकते हो. जैसे तो एक डेफिनेशन है जेबी के द्वारा. इट इज़ एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु ब्रिंग्स टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंबाइंस देम इनटू अ प्रोडक्ट. ये चीज़ समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. ये सब चीज़ों को मिलाकर जो एक प्रोडक्ट बना दे वही एक सच्चा एंटरप्रेन्योर होता है. अब लैंड, अगर आपके पास ज़मीन नहीं होगी तो आप कुछ प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो. ये थोड़ी है कि आप हवा में कोई प्रोडक्ट बना दोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल. लेबर इज़ द वन हु वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. मानो मैंने कूलर बनाना है तो कूलर बनाने के लिए मुझे ज़मीन तो चाहिए होगी ना, लैंड तो चाहिए होगा. एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड. तो कूलर बनाने के लिए मुझे लेबर भी चाहिए होंगे, तो दैट्स लेबर. कैपिटल, मुझे कोई आके ऐसे ही नहीं स्क्रू दे देगा, मुझे कोई आके ऐसे ही नहीं कूलर का फ़ैन दे देगा कि आप रख लो, मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा.
एंड द थर्ड वन इज़ एंटरप्रेन्योर। कोई ये आइडिया दिमाग में लाया होगा ना कि ये चीज़ नहीं है भाई, ऐसा कूलर अभी मार्केट में नहीं आया है, हम लोग आइस कूलर इन्वेंट कर देते हैं, दिस इज़ समथिंग न्यू। ठीक है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का माइंड मिलाकर हम समथिंग न्यू इन द मार्केट लाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलाकर जो प्रोडक्ट बनाए वही एक सच्चा एंटरप्रेन्योर है। तो in short, you can define it in JB words that an entrepreneur is one who bring together the factor of production and combine them into the product. So here we are done with the basic concept of entrepreneur and entrepreneurship and we are able to define it. अब हम लोग आगे चलते हैं evolution पढ़ने के लिए, तो चलो करते हैं। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर एक कॉन्सेप्ट है खुद ही में। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, जैसे ये ऐसे नहीं हुआ कि अचानक कोई बैठ के चाय पकौड़े खा रहे थे एंड डिसाइड चलो आज से एक नया टर्म कॉइन कर देते हैं जो है एंटरप्रेन्योर। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है बाय द पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला होता है अर्ली पीरियड। ये कुछ पीरियड्स में और सेंचुरीज में डिवाइडेड है। तो पहला है अर्ली पीरियड, ये सबसे अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का आइडिया जो था वो अर्ली पीरियड में डिस्कस हुआ था, बट एक्चुअली कोई एंटरप्रेन्योर शब्द कॉइन नहीं हुआ था। तो चलो हम लोग रीड करते हैं पहले। द अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज अ गो बिटवीन इज़ मार्को पोलो। जो सबसे पहला एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन है वो आता है मार्को पोलो के साथ में। ही ट्राइड टू एस्टैब्लिश ट्रेड रूट to the Far East. He used to sign a contract with venture capitalists to sell his good. जो मार्को पोलो है वो बहुत कोने की ईस्ट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था और वो वेंचर साइन करता था कैपिटलिस्ट के साथ अपने गुड्स को बेचने के लिए। अब ये कैपिटलिस्ट कौन होते हैं आप सोच रहे होंगे। तो द कैपिटलिस्ट वाज द वन बियरर वाज द वन हु बियर द रिस्क। जो कैपिटलिस्ट है वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो रिस्क अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। द मर्चेंट एडवेंचरर टुक द रोल ऑफ ट्रेडिंग। After his successful selling of goods and completion his trips, the profits were shared by capitalist and the merchant. अब इसमें आप क्या समझते हो, जो अर्लीस्ट पीरियड था, जो अर्लीस्ट पीरियड में एंटरप्रेन्योर शब्द कहाँ से आया था। तो अर्लीस्ट पीरियड में एंटरप्रेन्योर शब्द नहीं था, जो शब्द था वो था कैपिटलिस्ट। ये जो कैपिटलिस्ट टर्म था ये आया था व्हेन मार्को पोलो, एक इंसान है, वो फार ईस्ट से ट्रेड करने के लिए आ रहा था, तब वो ना एक वेंचर साइन किया था, मतलब साइन किया था कैपिटलिस्ट के साथ। कैपिटलिस्ट एक ऐसा इंसान है जो रिस्क बियर करता है। ठीक है, प्रॉफिट होगा तब प्रॉफिट दोनों के बीच में शेयर होगा, मर्चेंट के साथ और कैपिटलिस्ट के साथ, बट लॉस होगा तो सिर्फ कैपिटलिस्ट का होगा। ठीक है, दिस वाज द वेरी फर्स्ट सेटअप फॉर वो तुम्हारा एंटरप्रेन्योर टर्म। जैसे मानो XYZ बहुत दूर कंट्री से अर्ली पीरियड में आ रहा है ट्रेड करने के लिए और यहाँ पर शिवम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब अगर मानो XYZ वहाँ से शिप में सामान लोड करके आ रहा है और नुकसान हो गया तो ये नुकसान का भरपाई शिवम करेगा। और मानो वो सामान अच्छे से आ गया है और प्रॉफिट में उसका सेल हुआ है, अब जो प्रॉफिट हुआ है वो शिवम और XYZ के बीच में प्रॉपर शेयर हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मिडिल एज। अब जब मिडिल एज आई, द टर्म एंटरप्रेन्योर वाज रेफर टू अ पर्सन हु वाज मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स। ही वाज नॉट टेकिंग एनी रिस्क बट वाज मैनेजिंग द प्रोजेक्ट्स यूजिंग द रिसोर्स प्रोवाइडेड। तो अब जो एंटरप्रेन्योर टर्म है, पहले तो अर्ली एज में एंटरप्रेन्योर वो होते थे जो रिस्क बियर करते थे, बट अब के टाइम में मिडिल एज में एंटरप्रेन्योर वो इंसान होते हैं जो लार्ज प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे हैं पर रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हैं। नुकसान होगा तो अब एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं कि हमारा नुकसान नहीं है, वो हम लोग लार्ज प्रोजेक्ट्स मैनेज करने के लिए आए हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल इज़ क्लेरिक हु इज़ इन चार्ज ऑफ ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क सच एज कैस्टल, पब्लिक बिल्डिंग्स और कैथेड्रल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं जो इंसान नहीं रहते आपकी बड़ी बड़ी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स में, उसका काम है वो सबको साफ़ करना, वो सबको बनाना, उसमें कुछ नुकसान निकल जाएगा तो वो उनका काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मानो राघव इज़ अ पर्सन जो एक डैम बना रहे, तो मानो अगर वो डैम सक्सेसफुल हो गया, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो राघव की जेब में है। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तुम्हारा बनाना डैम, तो वो भी राघव का कोई जिम्मेदारी नहीं है, समझे।
तो ये जो लॉस हुआ है इसके लिए राघव एकदम जिम्मेदार नहीं है। आई होप द अर्ली पीरियड एंड मिडिल पीरियड और अर्ली एज एंड मिडिल एज इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसके बाद हम आते हैं इसका इवोल्यूशन की सेंचुरीज़ पर, जो है ये है 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में डिवाइडेड। अब हम लोग बहुत क्लियर हैं कि अर्ली एज और मिडिल एज में एंटरप्रेन्योर टर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इवोल्यूशन कैसे हुआ था। अब 17th सेंचुरी में देखते हैं। एन एंटरप्रेन्योर वॉज अ पर्सन हु एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट, ठीक है, टू परफॉर्म द सर्विस और टू सप्लाई सम गुड। द प्रॉफिट वॉज टेकन और लॉस वॉज ब्रोन बाय द एंटरप्रेन्योर। अब जो 17th सेंचुरी थी, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था किसके बीच में, आपके एंटरप्रेन्योर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जो सप्लाई ऑफ गुड के टर्म्स पर होता था। गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे कि आप कितना गुड सप्लाई करोगे और हम कितना गुड्स आपसे खरीदेंगे, ठीक है, इस टर्म पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ करते था। और जो प्रॉफिट था दैट वाज टेकन और लॉस वाज ब्रोन बाय द एंटरप्रेन्योर। अब जो प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर अपने हाथ में रख लेता था, ठीक है। आप ये ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि 17 सरकार यू कैन से पावर, 17 रेफर्स पावर किस में होती है, सरकार में होती है, ठीक है। नाउ कम टू 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इट वॉज रिचर्ड, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था रिचर्ड कैंटिलिन, ठीक है। ये पहले इंसान थे जिसने एंटरप्रेन्योर शब्द टर्म किया था। द फर्स्ट पर्सन टू कॉइन एंटरप्रेन्योर वाज रिचर्ड कैंटिलिन, ठीक है। अब ही इज़ रिगार्डेड बाय सम एज फाउंडर ऑफ द टर्म, जैसे मैंने आपको बोला ही वॉज ओनली वन हु कॉइंड द टर्म। ही डिफाइंड एज एंटरप्रेन्योर अ पर्सन हु बाइज द फैक्टर सर्विसेज एट सर्टेन प्राइस विथ अ व्यू टू सेल देम एट अनसर्टेन प्राइस। तो अब जो आपका रिचर्ड कॉन्टिलन है, इन्होंने बोला कि एक एंटरप्रेन्योर पहले तो ये पहले इंसान थे जिसने एंटरप्रेन्योर शब्द कॉइन किया, और इन्होंने ऐसा बोला था कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किसी से ख़रीदता है, और इसलिए ख़रीदता है कि उसको मतलब मन मर्जी के दाम में बेच सके, ठीक है। अब आया 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में द एंटरप्रेन्योर्स वर नॉट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मैनेजर्स, ठीक है। दे वर व्यूड मोस्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। ही टेक्स रिस्क, contributes his own initiative and skills, he plan, organize and lead his enterprise। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19th सेंचुरी में जो एंटरप्रेन्योर्स हो गए थे, हम उन्हें मैनेजर ही समझ रहे थे। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो 19 के हो गए तो आप अपना काम खुद मैनेज कर सकते हो। तो 19th सेंचुरी में जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो मैनेजर्स मतलब बताए जाते थे, और उन्हें हम ज़्यादातर इकोनॉमिक स्तर पर देखते थे, उनकी एबिलिटीज़ पर नहीं देखते थे, उनकी इकोनॉमिकल मैनेजमेंट पर देखते थे, ठीक है। दे यूज़ टू टेक रिस्क लेते थे, अपनी स्किल्स देते थे, अपना प्लान देते थे, और एक एंटरप्राइज को सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा रोल रहता था एक एंटरप्रेन्योर का। आई होप 17, 18, 19 सेंचुरी इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब इन शॉर्ट हम आपको बताएं तो 17th सेंचुरी में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था सरकार और आपके एंटरप्रेन्योर के बीच में। 18th सेंचुरी में आपका टर्म कॉइन हो गया था एंटरप्रेन्योर, जो मनचाहे रेट पे सामान बेचने के लिए सामान खरीदते थे। और जो आपकी 19th सेंचुरी थी, इसमें आपका जो मेजर रोल था वो ऐसा था कि अब हम एंटरप्रेन्योर्स को ही मैनेजर्स मानने लगे थे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। हम लोग लास्ट में एक वन शॉट समझ लेंगे जिससे आप इवोल्यूशन के लिए क्लियर रहोगे। अब हम लोग आते हैं 20th एंड 21st सेंचुरी के लिए। अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो अभी तक का इवोल्यूशन हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। अब है हमारा 20th सेंचुरी। अब ड्यूरिंग 20th सेंचुरी ड्यूइंग इक्वेटेड द एंटरप्रेन्योर विद बिजनेस प्रमोटर एंड व्यूड द प्रमोटर एज वन हु ट्रांसफॉर्म आइडियाज़ इनटू अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब 20th सेंचुरी में हम लोग ऐसा समझते हैं जो एंटरप्रेन्योर थे वो बिजनेस को प्रमोट करते थे। दे वर द प्रमोटर्स। जैसे उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वो आइडिया को वो प्रैक्टिकल स्तर पर ले आए, तो दे आर द प्रमोटर्स, ठीक है। इट वॉज जोसेफ हु डिस्क्राइब द एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर। जोसेफ एक पहला इंसान था जिसने एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर बोला। क्यों इनोवेटर बोला?
दे आर द वन हु इनिशिएट न्यू आइडियाज़ इनटू द बिजनेस ना, इसलिए उसे इनोवेटर बोला। अकॉर्डिंग टू हिम एंटरप्रेन्योर इज़ एन इनोवेटर हु डेवलप्स अनट्राइड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली मैंने जैसे बोला, नई चीज़ों को लेकर आते हैं तो टेक्नोलॉजी भी तो अनजान ही होगी ना जो वो लेकर आएंगे। तो इन शॉर्ट 20th सेंचुरी में जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें हम प्रमोटर बोलते हैं, क्योंकि वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं प्रॉफिट के स्तर पर नई टेक्नोलॉजी को लाकर। अब आ गई 21st सेंचुरी। रिसर्च साइंटिस्ट जिनका नाम है लीव दे बोन पॉइंट किया था कि नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट एन इंडिविजुअल कम अप विथ इंटायरली न्यू आइडिया टू बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, बट इफ ही इज एडिंग इंक्रीमेंटल वैल्यू टू करेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज ही कैन राइटली बी कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अभी जो 21st सेंचुरी चल रहे हैं इसमें एक टर्म कॉइन हुआ है, जैसे एंटरप्रेन्योर एक वैसा इंसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमेशा एक न्यू आइडिया के साथ है, नहीं, वो कोई पुराना आइडिया भी लेकर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या जो गुड्स का एक्सचेंज कर रहा है वो प्रोडक्ट्स में, उसका जो करंट वैल्यू है उसे एक्सेस हम लोग को प्रॉफिट ला कर दे, तब भी वो एक एंटरप्रेन्योर होता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल मानो XYZ है, वो वैसी शर्ट्स बेच रहा है जैसे शर्ट मार्केट में बहुत कॉमन है, बट उसका सेलिंग तरीका ऐसा है, एक्सचेंज का तरीका ऐसा है कि वो मार्केट से 10% ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो भी वो एंटरप्रेन्योर है इन 21st सेंचुरी। सो यू वांट मी टू समराइज इट? तो इसके लिए आई थिंक इट्स बेटर टू मेक अ सेपरेट वीडियो। तो कमेंट डाउन फॉर अ सेपरेट वीडियो ऑफ इवोल्यूशन within 5 minutes. So within 5 minutes I'll explain you all evolution का process with examples. तो कमेंट डाउन भाई इसके लिए। आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स। इफ़ योर कमेंट्स पास 50 कमेंट्स और 55 कमेंट्स, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ सेपरेट वीडियो टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। ठीक है, देखो भाई, वैसे तो मुझे ऐसा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट मैं भी बहुत एफर्ट्स दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप उससे ज़्यादा एफर्ट्स कर रही हो उसको समझने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दो कि मैं मोटिवेट रह सकूँ आपको बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो? चलो अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इसमें है आपके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक भी, जैसे आप देख सकते हो। तो चलो पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पर आते हैं, क्योंकि तब हमें बहुत आसानी होगी ये ट्रिक को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका इनोवेशन। इनोवेशन से आप क्या समझते हैं? इनोवेशन से हमें यही समझ आता है कि कोई नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग रीड करते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ क्रेडिटेड होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी फॉर द मिस्टेक बट स्टे फोकस्ड, इट इज़ क्रेडिटेड बाय मीन्स ऑफ टीम who innovates new methods, new ideas, new products, new sources of technology and commodities. The process of innovation results in entrepreneurship development. अब इनोवेशन में ऐसा बोला जा रहा है, जो टीम बैठती है या जो एंटरप्रेन्योर बैठता है वो ध्यान देना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए कि वो नया प्रोडक्ट, नया मेथड यूटिलाइज करके नया कॉमोडिटी बनाए, जिससे जो इनोवेशन वो कर रहा है वो लीड कर दे एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट में और आपके एंटरप्राइज के भी डेवलपमेंट में। मानो अब आपका ABC एसोसिएशन है, ABC एसोसिएशन अब फ्रिज बना रहा है, तो ABC एसोसिएशन को इतना ध्यान देना चाहिए कि वो जो फ्रिज बना रहा है वो अपनी आसपास की टेक्नोलॉजी से कॉम्पीट कर सके, कुछ नया मेथड यूज़ कर सके कि जिससे उसके एक्सपेंसेस कम हो और कॉम्पीट बहुत आराम से कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ ओनली इनोवेशन। अब दूसरा है रिस्क टेकिंग। आम सी बात है, अगर एंटरप्रेन्योर नया आइडिया लेकर आ रहा है तो वो तो रिस्क तो ले ही रहा है ना। तो चलो अब हम इसे भी रीड करते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज इज द आउटकम ऑफ रिस्क टेकिंग टेम्परामेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर। द रिस्क इनेबल्स द एंटरप्रेन्योर टू मैक्सिमम फ्रूट्स। अच्छा, सही बात बोली गई है, इसमें बोला जा रहा है जितना ज़्यादा रिस्क लेता है एंटरप्रेन्योर उतना ही अच्छा बेड ऑफ रोजेज उसे मिलता है। मतलब जितनी ज़्यादा रिस्क होती है उतना ज़्यादा आउटपुट होता है। ठीक है, जितना टेम्परामेंट में एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है उतना टेम्परामेंट में आउटपुट मिलता है। इट इज़ अ रिस्की थिंग। फॉर एग्जाम्पल, राघव एक नया एंटरप्रेन्योर है और उसने अपने बिजनेस सेटअप करने में 3 लाख रुपीज़ इनपुट कर दिए हैं। अब जब उसका आउटपुट स्लोली आएगा तो इट्स पॉसिबल कि उसका आउटपुट 3,50,000 पार कर जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आप पानी में जितना चीनी खोलो शरबत आपका ही स्वाद होता है।
ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ डिसीजन मेकिंग। आम सी बात है भाई, एंटरप्रेन्योर है, इतना बड़ा फर्म, एसोसिएशन, कंपनी मैनेज करना है, तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अब हम इसे भी रीड करते हैं। In addition to innovation, an entrepreneur has to take decision to implement the idea. So decision making is important characteristics of entrepreneur. सही बात है, अब वो इनोवेशन कर रहा है, इतने यूनिक मेथड्स लगा रहा है, यूनिक टैक्टिक्स लगा रहा है, तो वो जो डिसीजन ले रहा है उसका इम्प्लीमेंट भी तो उसको अच्छे से करना है ना, ये नहीं कि वो हवाबाजी में कर देगा, समझे। नेक्स्ट वन इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब वो एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कुछ आया है, वो चीज़ दूर है, उसका रिसोर्स बहुत दूर है, तो उसको तो मोबिलाइज़ करना पड़ेगा ना एक जगह से दूसरी जगह। चलो हम इसे भी रीड करते हैं। मैन पावर एंड कैपिटल इज़ नेसेसरी टू रन एन एंटरप्राइज, देयरफॉर एंटरप्रेन्योर हैज़ टू अरेंज वेरियस रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंसान का बल और कैपिटल। इंसान का बल मतलब लेबर, और कैपिटल मतलब जो पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं एक एंटरप्राइज को रन करने के लिए। बट एंटरप्रेन्योर का ध्यान देना पड़ेगा कि वो ये मैन पावर और कैपिटल जो इसके रिसोर्स है उसको यूज़ में ला सके, डिस्पाइट वो कितनी भी दूर हो, ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। एक मेजर एंटरप्रेन्योर का एम होता है कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स रिस्क क्यों ले रहा है, इसी एम से ना कि वो प्रॉफिट मतलब कमा सके। अब एंटरप्रेन्योरशिप का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है टीम वर्क। एंटरप्रेन्योर अकेला कोई भी बिजनेस नहीं रन कर सकता है, उसको टीम की ज़रूरत होती है। डिफरेंट पीपल आकर उसमें बलिदान देते हैं, तभी एक एंटरप्रेन्योर का माइंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है। चलो इसको भी रीड करते हैं। Teamwork is the important phenomena for the successful run of business or entrepreneurship. It is the contribution of group or individual working collectively in an enterprise for the arrangements. Okay, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब जो एंटरप्रेन्योर है वो एक टीम वर्क में वर्क करता है। ऐसे नहीं कि उसके अकेला मन किया कि मैं ऐसा कर लूँगा तो कर लूँगा, वो ग्रुप में वर्क करता है और यो हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है जो लीड करता है सक्सेसफुल एंटरप्राइज को, ठीक है। अब इसके बाद है स्किलफुल मैनेजमेंट। स्किलफुल मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर कर रहा है वो दिमाग से, उसके स्किल से, उसकी क्रिएटिव एबिलिटी से होना चाहिए। इतना कुछ मैनेज करना है, अगर वो क्रिएटिव ही नहीं लेगा तो हर दिन किसी ना किसी का मोटिवेशन लो हो जाएगा। चलो समझते हैं। द मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट entrepreneurial characteristics because it makes capable competent enterprise cope with latest technology। सही बात है, अगर मुझे आइडिया है, मैं स्किलफुल हूँ कि मानो C++ आया कंप्यूटर में, मैं स्किलफुल हूँ, मुझे इंटरेस्ट है वो सीखने में, तो मैं सीखूँगी और मैं मेरे वर्कर्स को भी सिखाऊंगी। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वन टू बी स्किलफुल इन मैनेजिंग देयर एंटरप्राइज। अब नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। अब एंटरप्रेन्योर अगर रिस्क ले रहा है तो वो तो चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ही रहा है ना। तो चलो देखते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ टू एक्सेप्ट द चैलेंज वाइल गोइंग ऑन फॉर एंटरप्राइज टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव ग्लोबलाइज इकोनॉमी। अब हमारा इकोनॉमी ग्लोबलाइज है, हम प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा नहीं डील कर रहे हैं, हम ओपनली भी डील कर रहे हैं, हम लोग ग्लोबली डील कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज हो गए हैं, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू एक्सेप्ट ग्लोबल चैलेंजेस फॉर देयर ग्रोथ। लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बिल्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल एंड मस्ट हैव मैनेजरियल स्किल्स। सही बात है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास स्किल होनी चाहिए और मैनेजरियल एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रन कर सके। देयरफॉर स्किल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल और it is also characteristics of entrepreneurship for having a successful organization। अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें एंटरप्रेन्योर एक वो इंसान होता है जो अपना न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी लाकर प्रॉफिट अर्न करने की एम रखता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल है इनोवेशन। मानो मार्केट में बहुत सारे फ्रिज की दुकान है, मुझे एक तरह की फ्रिज बनानी है जो सबसे अलग हो, कि मैं मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन से ऊपर उठ सकूं और ज़्यादा बिका सकूं अपनी फ्रिजेस को। तो मैं एक नया इनोवेशन
नया टेक्नोलॉजी लाऊंगा, दैट इज़ ओनली इनोवेशन। दूसरा इज़ रिस्क टेकिंग। अब मैं नई फ्रिज बना रही हूँ, नया फ्रिज मार्केट में ला रही हूँ, तो रिस्क तो है ना, क्या पता इंसान पहले वाली से ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और मुझ पर भरोसा ना करेगी, तो रिस्क भी होता है, ठीक है। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग। अब मानो फ्रिज तो मैं बना रही हूँ, पर जैसे गर्मी पड़ रही है, कूलर्स और एसीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं दोनों में से क्या बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँ। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मानो मैं एसी बना रही हूँ, जो उसमें गैस पड़ती है वो मेरे एरिया से नहीं है, वो मुझसे 500 किलोमीटर्स दूर है, तो मुझे ध्यान देना है कि मैं वो रिसोर्स को अपने आसपास कैसे लाऊं। अब मैं ये सब कर रही हूँ किस एम से, प्रॉफिट अर्न करने की एम से। मैं अकेली तो ऐसे नहीं बना सकती हूँ, लेबर्स भी होंगे मेरे साथ, डिसीजन मेकिंग के लिए मैनेजर्स भी होंगे, तो दिस इज़ अ टीम वर्क, स्किलफुल मैनेजमेंट। अब जो मैं कर रही हूँ उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मानो एक एसी में 2 ठंडी हवा देने वाले एरियाज़ होंगे, 3 होंगे, तो ये सब टेक्नोलॉजी से मुझे रूबरू होना चाहिए कि मैं स्किलफुल हूँ। अब चैलेंजेस भी तो मैं एक्सेप्ट करूँगी ना, आम सी बात है। अगर मैं एसीज़ बना रही हूँ या मैं फ्रिज बना रही हूँ, तो पहले से जो लोग हैं उनका तो मार्केट बैठा हुआ है ना, तो उनसे कॉम्पीट करना ही मेरे लिए एक चैलेंज है। और एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो कुछ भी करे, वो एट दी एंड बना क्या देता है, ऑर्गेनाइजेशन। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अगर आप इसका भी वन शॉट रिवीजन टाइप चाहोगे तो भाई 50+ कमेंट्स। चलो अब हम चलते हैं आपकी ट्रिक की तरफ। आप भी सोच रहे होगे कितने एग्जांपल्स देती है, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स फॉर योर बेनिफिट ओनली, कि आप एग्जांपल लिख सकोगे। जितने ज़्यादा एग्जांपल लिखोगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्यों? क्योंकि उतने ज़्यादा पेज लगेंगे। चलो हम लोग ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले यही बोलूँगी भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ कर दो, क्योंकि मेहनत भाई, इतना बोलना इज़ नॉट ईजी। खैर मोटिवेट ही होंगी। चलो अब हम लोग ट्रिक समझते हैं। तो ये ट्रिक के लिए एक सिंपल सा निमोनिक आपको याद करना पड़ेगा, जो है आई रोम डेयर टी। तो इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस याद करते हैं, जैसे मुझे किसी ने पूछा कि तुम वेयर आर यू रोमिंग, तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम घूम लोगे, डेयर यू रोम टुमारो, कल तुम घूम के दिखाना। मानो बात हुई तो मुझे कोई बोल रहा है कि तुम इतना घूम लोगे, तुम में इतनी हिम्मत है, तुम कहाँ घूम रहे हो, तो हम बोलेंगे आई रोम डेयर टी। तो आई रोम डेयर टेल मी, ऐसा याद कर लो, आई रोम डेयर टेल मी, हम घूमेंगे, हिम्मत है तो बता दो, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन, आर स्टैंड फॉर रिस्क टेकिंग, ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंज, एम स्टैंड for making the enterprise a success. D stands for decision making, A stands for ability to manage or successful management, ठीक है। R stands for resource mobilization, E stands for earning profit, T stands for teamwork। आम बात है, मानो आप घूम रहे हो, किसी ने आपको बोला where are you roaming, तो you'll say I roam। तो अगले ने बोला dare you roam tomorrow, तो I'll say I'll dare to roam tomorrow। So I dare roam tomorrow is the trick। So basically I roam dare टी इज़ द निमोनिक। अब आपको जिस वे से ठीक लगे आप याद कर लो भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी भी मेहनत है, इसका पार्ट 2 भी बनाना है, तो मोटिवेट मी गाइस।